सभी रचनाकार मित्रों और साहित्य अनुरागियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि आज हमारे साथ हमारे समय के एक महत्वपूर्ण और अनूठे कवि अष्टभुजा शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जैसा कि आप में से कई इस बात को जानते हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय का एक बेहद लोकप्रिय स्तंभ है रचना प्रक्रिया और रचना पाठ। इसमें हम कवियों की कविताएं भी सुनते हैं, कहानीकारों की कहानियां भी सुनते हैं, उपन्यासकारों के उपन्यास अंशों को भी सुनते हैं, निबंधकारों के निबंधों को भी सुनते हैं। आप सभी लोग इस कॉलम को पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए यह बेहद खुशी की बात है। साथियों, इसी स्तंभ के अंतर्गत आज हमने आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी से निवेदन किया कि वे कृपया कर अपने कवि की यात्रा पर बात करें, अपनी कविताओं की रचना प्रक्रिया पर बात करें और एक एक करके अपने प्रारंभिक कविता संग्रह से लेकर अपने नवीनतम कविता संग्रह तक की कुछ चुनिंदा कविताओं को भी सुनाए। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं इसके लिए उनका हार्दिक आभारी हूं। और मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम आज इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक उनकी बात को सुने, समझें, गुने और उनकी कविताओं की जो यात्रा है, क्रमवार जो यात्रा है, उससे भी जाने और समझें। तो आइए बिना किसी अधिक विलंब के हम आदरणीय शुक्ल साहब से निवेदन करते हैं कि वे सर्वप्रथम अपनी लेखकीय यात्रा और खास तौर से अपने कवि की यात्रा पर कुछ बात करें। मित्रों, आपको मालूम है कि पुस्तकाकार उनका पहला कविता संग्रह चैत के बादल नाम से आया और जो नवीनतम कविता संग्रह है वह है रस की लाठी। अब तक उनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, 2 ललित निबंधों का संकलन है और एक जो त्रिलोचन की अवधि में लिखी हुई पुस्तक है कविताओं की, उसकी व्याख्या सहित उसका एक संपादन का कार्य भी आदरणीय शुक्ल साहब ने किया है। मैं आप सभी की ओर से शुक्ल साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात आरंभ करें और अपने रचनाकार की क्या प्रक्रिया है और कैसा उनका स्वभाव रहा, कब उनका लेखन शुरू हुआ, कब उन्होंने कविताएं लिखनी आरंभ की, इस पर बात करते हुए क्रमशः आगे बढ़े। आदरणीय शुक्ल साहब जी। जनसुलभ के मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है, अपने विचार साझा करने के अवसर मिले हैं, कुछ अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। संप्रति इससे जुड़े हुए सभी मित्रों, वरिष्ठों, आत्मीयों के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय एक
आभासी मीडिया में, जिसे हम कहें कि एक लंबी पारी का एक दस्तावेज बन रहा है और इससे अनेकानेक क्षेत्रों के प्रबुद्ध, विचारशील और संवेदनशील लोगों का जुड़ाव देखा जा रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है और विशेष तौर से रोमांचित करने वाली भी बात है। इसके पहले अर्पण जी ने ये आग्रह किया था कि कुछ त्रिलोचन जी पर मैंने कुछ छोटा सा काम किया था, तो आप सबके बीच मैंने कुछ अपनी बातें साझा की थी। अभी आपने बताया कि मेरा पहला व्यवस्थित कविता संग्रह चैत के बादल और अब तक का, मतलब अंतिम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब तक का जो हाल फिलहाल प्रकाशित 2019 में संग्रह है वो रस की लाठी। तो चैत के बादल और रस की लाठी से जो अर्थ ध्वनित हो रहा होगा, मैं उसी दायरे की कविताएं लिखता हूं। कविता का शिल्प, कविता का रचाव, कविता की प्रक्रिया या कविता के अवरेब से मैं थोड़ा कम ही वाकिफ, लेकिन हर वह व्यक्ति जो कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहता है, वो किसी विधा में अभिव्यक्त करना चाहता है, वो शिल्प के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहता है, वो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहता है, वो अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहता है। एक नाट्यकर्मी की भी एक रचना प्रक्रिया होती है, एक शिल्पकार की, एक शिल्पी की एक रचना प्रक्रिया होती है, एक अभिनेता की एक रचना प्रक्रिया होती है, एक संगीतकार की एक रचना प्रक्रिया होती है। तो जो आरंभिक बातें होती हैं, किसी भी मनुष्य के भीतर अवस्थित जो संवेदना है, जो विचार है और जो भाषा है, भाषा के माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। शिल्प की कुछ अलग भाषा होगी, चित्र की कुछ अलग भाषा होगी, नाटक की कुछ अलग भाषा होगी, फिल्म की कुछ अलग भाषा होगी, संगीत की कुछ अलग भाषा होगी। साहित्य की जो भाषा है वह वास्तव में पूरी तरह से ध्वनियों पर और शब्दों पर आधारित साहित्य की भाषा है और यह प्रायः एक अमूर्त भाषा है साहित्य। मेरे भीतर भी कुछ कहने, खुद को व्यक्त करने की कुछ ललक थी और उसी ललक के चलते कुछ कविता के रूप में, वो कविता है कि नहीं है इसका निर्णय तो सुधी पाठक, सुधी विवेचक, सुधी मूल्यांकन करता ही जान पाएंगे, बता पाएंगे। सीधी सी बात यह है कि कविता का मैंने कोई प्रशिक्षण आज तक नहीं प्राप्त किया। कविता लिखने की मैंने कोई अर्हता नहीं अर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य जब भी अपने को बचाता है या जो कुछ वह अर्जित करता है और अर्जित करके वह एक अपने को ही व्यापक
बनाने के लिए या विचारों को और बड़ा करने के लिए, उसके व्यास को बृहत्तर करने के लिए जो कुछ करता है, उसमें भागीदारी बहुत बड़े समुदाय की, बहुत बड़े समाज की, बहुत सारे जीव जंतुओं की, बहुत सारी वनस्पतियों की, बल्कि कहा जाए कि मनुष्य जिस परिसर में जीता है, सांस लेता है, वही प्रायः, और फिर उन्हें जीते हुए, सांस लेते हुए, कर्म करते हुए जो एक कुछ रचना चाहता है, वही उसकी रचने की प्रक्रिया। रचने की अपनी मृदा होती है, अपनी मिट्टी होती है, अपना परिवेश होता है, अपनी भाषा होती है, लेकिन कुल मिला करके जो शब्द की संपत्ति है, वही शब्द की संपत्ति ही मुझे लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर स्मृति के रूप में केवल हमें शब्द ही मिलते, बाकी अन्य जो विधाएं हैं रचना की, वो उस तरह से उत्तराधिकार में नहीं मिलती जितना कि हमें वो अमूर्त शब्द मिलते हैं। और इससे जाहिर सी बात है कि जो भाषा है, जो कहन है, जिसमें हम कुछ कहना चाहते हैं, वह जो माध्यम है, वह माध्यम भी अपने परिवेश की ही उपज है। और जैसा कि मैंने कहा कि सबका परिवेश भी अलग अलग हो सकता है। मैं एक गंवई ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण जीवन जीने के लिए खुशनसीब या बदनसीब आदमी रहा हूं। आजकल कहा जाता है कि दूर बैठ करके कि जो महानगर हैं, विराट नगर, जो कि सीमेंट और पत्थर और बहुत सारे ऐसे तत्वों की महा अट्टालिकाएं, उनके बीच या वहां रहते हुए उस जीवन से कुछ ऊब कर लोग ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जहां कि उन्हें कुछ प्रकृति का आसंग मिले, उनके चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इस तरह की एक नॉस्टैल्जिया जो होती है, एक तरह की पूर्वासक्ति जिसे कह सकते हैं, कि बिसरी हुई चीजों को, बिसरे हुए जीवन को शब्दों के जरिए या जीवन के जरिए जीने की कोशिश होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी खुशनसीबी या मेरी बदनसीबी यह रही है कि जिस परिवेश में, जिस मिट्टी में मैं जन्मा, अभी तक मैं उसी मिट्टी में सांस ले रहा हूं, उसी जमीन का पानी पी रहा हूं, उसी आबो हवा और जलवायु में जी रहा हूं। तो मेरी कविता का जो विषय है, वो सब हमारे आसपास का ही विषय है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि चैत के बादल और फिर रस की लाठी के बीच में और भी कुछ एक संग्रह है, अर्पण कुमार जी ने उनका जिक्र किया, उल्लेख किया। तो मैं कभी बना कि नहीं बना, कैसे बना, क्या बना, और मैं समझता हूं कि नहीं ही बन पाया अभी तक। और जो उसके लिए जितना समर्पण होना चाहिए, कविता के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, शायद उसकी मुझ में खामी या बहुत कमी रह गई। जो साहित्य के विवेचक होते हैं, जो साहित्य के
अध्येता होते हैं, जो साहित्य के प्रवक्ता होते हैं, जो साहित्य के अधिवक्ता होते हैं, वो लोग निर्धारित करते हैं कि कौन सा शब्द विधान साहित्य है, कौन सा शब्द विधान साहित्य की कोट में नहीं आ सकता है, कौन सा शब्द विधान साहित्य की कोट से बहिष्कृत किया जा सकता है, साहित्य को आंकने की कसौटी क्या है या कसौटियां क्या हैं। तो इतने प्रकार के औजार हैं, इतने प्रकार के पाठक हैं, इतने प्रकार के हमारे यहाँ कहा ही गया है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी एक ही बिंदु को लेकर के अनेक विचार हो सकते हैं, जितने लोग हैं उतने विचार हो सकते हैं। उसके भाष्य, उसकी व्याख्याएं, उसकी विवेचना तरह तरह से की जाए। थोड़ा बहुत लगाव मुझे संस्कृत से रहा आरंभ से ही। ये हमारे घर में भी थोड़ी संस्कृत की परंपरा रही है, तो मैं परंपरा का वाहक तो सच्चा नहीं बन सका, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रेमी, भाषा का प्रेमी, साहित्य प्रेमी मैं अपने आप को, मैं अगर अपने आप को कोई मैं उपाधि दे सकता हूं साहित्य की दुनिया में, तो यह ही एक उपाधि दे सकता हूं कि मैं साहित्य का प्रेमी। मैं ये कतई अपने को इस लिए अर्ह नहीं मानता कि मैं साहित्यकार हूं, मैं कवि हूं, क्योंकि जो कवि का प्रत्यय है, जो कवि की परिभाषा है, मेरी निगाह, मेरी समझ वो बहुत बड़ी। फिर भी मनुष्य है तो कुछ न कुछ कहना चाहता है, मनुष्य है तो कुछ न कुछ अपने मत, अपने विचार, अपनी संवेदनाएं नाना माध्यमों से व्यक्त करना चाहता है। मेरे लिखने की शुरुआत की तारीख मुझे याद है, लेकिन मैं वही लिखता रहा हूं और अब तक लिखता रहा हूं जैसा कि मैंने जीवन जिया। जिस परिसर के बीच मैं सांसें लेता हूं, जिसके बीच मेरा लालन पालन न कहें, बल्कि ये कहें कि जिस परिसर के बीच मैंने जीवन जीने की कवायद, तो रचना प्रक्रिया मेरा ख्याल है कि कोई शब्दशः बताने वाली चीज कम है। उसको रचनाओं से गुजर कर ही, किसी भी रचनाकार की रचना से गुजरते हुए उसे ज्यादा जाना जा सकता है। और मैं उन रचना की उस कारीगरी को, रचना की उस नक्काशी को, रचना के उस श्रेय और प्रेय को शायद मैं उतनी गहराई से, उतनी सूक्ष्मता से, या उसके रचे जाने की प्रक्रिया को मैं बहुत उतनी महीनी के साथ कभी भी नहीं रख पाता। संस्कृत में मित्रों, जो संस्कृत साहित्य के मूल्यांकन करता बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उन्होंने कविता के तमाम सारे गुण गिनाए हैं। उनके यहाँ तो गुण के विवेचन की भी परंपरा रही है, दोषों के भी विवेचन की परंपरा रही है, काव्य दोष बताने की परंपरा रही है। और काव्य दोषों में एक दोष बताया गया है ग्राम्यत्व दोष, यानी अगर कविता किसी ग्रामीण परिवेश से आती है, कुछ भदेश भाषा में आती है, जिए गए जीवन के यथार्थ में रच बस कर आती है, या मिले हुए जीवन की प्रतिक्रिया और प्रतिवाद से आती है, तो उसे संस्कृत साहित्य के बहुत सारे आचार्यों ने उसे, जो ग्राम्य जीवन की कविता है, उसको ग्राम्यत्व दोष के अंतर्गत रख दिया। संस्कृत की ही बात करूं तो उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं।
कहा गया है कि कोई किसी युवती की कोई एक सखी है, तो वो शायद हो सकता है कि जो सखी रही हो वो थोड़ा उच्च स्तरीय जीवन जी रही हो, और जो उसकी सखी रही हो उसका भौतिक जीवन या उसका लालन पालन वैसे परिवेश में न हुआ हो, तो उसका विवाह तय हो जाता है उस ग्रामीण युवती का। तो जो थोड़े ऊंचे समाज की या जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऊंची रही होगी, या मतलब समाज में कुछ ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा रही होगी, तो वो कहती है कि बल्कि थोड़ी चुटकी ले, वक्रोक्ति के सहारे वो कहती है, अल्पव्ययेन सुंदरी ग्राम जनो मिष्ट मस्नात। हे सखी, तो गांव के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ही खर्च करके और बड़ा स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो तुम्हारा जो विवाह हो रहा है वो गांव में हो रहा है, तो वहां लोग इसके माने कृपण भी होते हैं, बहुत बड़े खर्चे वाले नहीं होते हैं, बहुत ही एक आकांक्षित जीवन नहीं जी सकते हैं। तो अल्पव्ययेन सुंदरी ग्राम जनो मिष्ट मस्नात, और वो भी कहते हैं कि तरुणम सरसप साकम, वहां पर जो है वो सरसों का साग जो होता है, जो सरसों का पौधा होता है, आप लोगों को चूंकि समाज बहुत आधुनिक हो गया है, तो मस्टर्ड प्लांट जिसे आप कह सकते हैं, या बहुत कई भाषाओं के जानने वाले अध्येता कह सकते होंगे, तो वो कहती है कि तरुणम सरसप साकम, मतलब जो है वो सरसों के पत्ते का जो थोड़ा कड़ा हो गया पत्ता है, उसका साग तुमको खाने को मिलेगा गांव में। नवउदनम, जो है वो ताजा ताजा खेत से कट कर आए धान का नया भात खाने को मिलेगा, नया चावल खाने को मिलेगा। तो तरुणम सरसप साकम नवउदनम पिच्छलानि च दधीनी, जमी हुई दही वहां तुमको खाने को मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि जो भारतीय ग्राम्य समाज रहा है, उसका आहार विहार, उसका खान पान, उसकी जीवन प्रणाली वहां के अपने संसाधनों की उपज रही है। गांव में लोग अपनी जरूरत भर को सब्जियां उगा लेते थे, हर बाड़े में सब्जी उगा लेते थे। छान छप्पर पर लौकी, कद्दू, ये सारी फसलें, लतरें, उसकी बल्लरियां चढ़ती थी और खूब फलागम होता था। यहां तक कि लोग निजी उपयोग के बाद उसे आसपास के लोगों में बांट देते। आज स्थिति यह है कि गांव के वो लोग भी जो थोड़ी बहुत खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि खेती भी बहुत संकटापन्न हो चुकी है, बहुत से लोगों की उस पर निगाहें हैं, किसानों पर, किसानों की जमीनों पर। तो आज वह गांव का किसान भी इतना स्वावलंबी, इतना आत्मनिर्भर अब नहीं रह गया है, या नहीं रहने दिया गया है कि वह अपनी सब्जी अपनी क्यारी में, अपने मेड़ पर, अपनी छप्पर पर उगा करके अपने उपयोग में ला सके। यानी गांधी जी ने जो कभी स्वावलंबन का पाठ सिखाने की कोशिश की थी, पहले आप सब जानते हैं कि वो छोटी छोटी कक्षाओं में काष्ठ कला, पुस्तक कला और तमाम प्रकार रस्सियां बट करके बच्चे अपने अपने इम्तिहान में ले जाते थे। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के बर्तन बनाकर ले जाते थे।
यानी जो स्वावलंबन था, आत्मनिर्भर जहां हमें होना चाहिए था, वहां पर हम लगातार अपनी जड़ों से विस्थापित किए गए हैं, काटे जा रहे हैं, और जो हमारी मूल संपदा, जीवन की जो मूल संपदा है, वह लगातार हमारे जीवन से बाहर होती जा रही है। अब वह छोटा सा किसान भी अपनी क्यारी में सब्जी नहीं बोता, अब वो भी बाजार जाता है सब्जी। तो इस तरह से जो हमारे जिस समाज का निर्माण हुआ है, जिस तरह से विकासशील देश का जिस तरह से विकास हुआ है, और इस रूप में विकास हुआ है कि जहां गांव में तालाब हुआ करते थे, पोखरे हुआ करते थे, उन तालाबों में, उन पोखरों में पूरे गांव का ढोर जो होता था, गायों का, भैंसों का, पशुओं का, जा करके उसी में पड़ा रहता था, पानी पीता था वहां। अब वो तालाब, वो पोखरे, वो जलाशय, जिनमें कभी कविता में कमल की बहुत बात की जाती रही है, खासतौर से संस्कृत में तो की ही जाती रही है, हिंदी में तो अभी तक जो थोड़े सुकुमार मति वाले लोग हैं, वो अभी तक कमल और भंवरों को ही भुना रहे हैं, लेकिन अब कमल कहीं दिखते ही नहीं, क्योंकि अब पोखरे कहीं नहीं दिखते, क्योंकि अब तालाब कहीं नहीं दिखते, और वो पोखरे तालाब सामुदायिक हुआ, सबके हुआ। हमारा पशुधन, हमारा कृषि धन, सब कुछ धीरे धीरे हम जिससे लगातार निरस्त होते गए हैं, हम च्युत किए गए हैं। और तो ये सारी जीवन स्थितियां, ये तो मैंने जो कुछ लिखने की कोशिश की, उसमें ज्यादातर मेरा परिवेश बोलता है। यही सारी चीजें जिसे संस्कृत आचार्यों ने ग्रामत्व दोष कहकर परिभाषित किया था, और संस्कृत के काव्याचार्यों ने ही नहीं, बल्कि हिंदी के भी अनेक काव्याचार्यों ने, काव्य शास्त्रियों ने, मूल्यांकनकर्ताओं ने कविता के पैमाने पर, कविता की कसौटी पर ऐसी चीजों को मैं कच्ची अगर पाया हो, वो तो कहिए भला हो कि कुछ बीच में आंदोलन हुए, फिर किसानों की बात हुई, फिर श्रमिकों की बात हुई, फिर से कविता में उनकी खोज की जाने लगी, और उन्हें आधार बना करके कविता की जाए। तो मित्रों, अज्ञेय जी जैसे बड़े कवि ने कहा है कि कविता परम वक्तव्य। तो अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, उसकी कील कांटी के बारे में, उसके काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों के बारे में मैं बहुत नहीं कह पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं जैसा लिख पाता हूं, मैं जो कुछ कह पाता हूं, जिस भाषा में कह पाता हूं, जिस शैली में कह पाता हूं, जिस शिल्प में कहने की कोशिश करता हूं, तो बीच की बहुत सारी अवान्तर बातें कम करके मुझे लगता है कि मैं कुछ, जैसा कि अर्पण कुमार जी ने संचालन करते हुए कहा, और उन्होंने ये भी मुझसे आग्रह किया है कि मतलब शुरू के कविता संग्रह से लेकर के और अब तक के कविता संग्रह के लगभग हर संग्रह से कुछ कविताएं सुना दूं। तो मुझे लगता है कि व्याख्यान, भाषण और बहुत सारी चीजें जिनसे हमारा प्रबुद्ध और संवेदनशील समाज, या पढ़ने लिखने वाला, या साहित्य अनुरागी समाज बहुत ज्यादा परिचित है, उन्हें मैं और ज्यादा उद्बोधित करने
की स्थिति में मेरी जो मनोरचना है, मेरा जो अध्ययन है, वो सब इतना सीमित किस्म का है कि उस पर मैं और ज्यादा बातें न करके मैं समझता हूं कि सीधे अपनी कविताएं ही आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो जैसा कि मैं जो कुछ भी लिखता रहा वह उन काव्यात्मक अवरेबों या काव्य शास्त्रीय मानदंडों जो पहले रचे गए या जो अब तक रचे जा रहे हैं, और कविता जब तक लिखी जाएगी तब तक उसका काव्य शास्त्र निर्मित होता रहेगा उसी के समानांतर। तो मैंने जो कुछ भी कहने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि अपनी कुछ कविताओं का पाठ आपके सामने करने का प्रयास करें। तो चैत के बादल से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, एक कविता है माँ पर मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये सब तो अब बहुत सारे दिवस मनाने की होड़ भी लग गई है। ये अर्पण कुमार जी का संकेत है, ये वो पहला कविता संग्रह है, और ये रामकृष्ण प्रकाशन विदिशा, जो कि अब मेरा ख्याल है 2 दशक से ऊपर हो गए वो प्रकाशन बंद हो चुका है। और मैं ये कहूंगा कि इसके प्रकाशन का जो श्रेय है हमारे ही अंचल के एक बड़े कवि हिंदी के सलभ श्री राम सिंह को जाता है, और उन्हें मैं इस समय सलभ जी को याद कर रहा हूं चैत के बादल के साथ। तो इस चैत के बादल से कुछ कविताएं सबसे पहले मैं पढ़ता हूं आपके सामने। शुक्र साहब, तो मैं ये कह रहा था कि कविता है माँ शीर्षक। शुक्र साहब, मैं जी 1 मिनट लेता हूं, और अभी हमने एक दरअसल अभी एक चलाया था, उसको वापस एक बार चला देता हूं, तो वो उससे हमारे मित्रों को सुविधा हो जाएगी। हेलो जी, हमारे मित्रों को एक सुविधा हो जाएगी कि जो उस आपकी आवाज नहीं आ रही अर्पण जी। आवाज नहीं आ रही सर। जी, आवाज आएगी। मित्रों, अभी हम अष्टविदा शुक्ल जी की कविताओं को सुनेंगे, मगर उसके पहले ये उनके कुछ कविता संग्रह है जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। चैत के बादल, दुःस्वप्न भी आते हैं, हम एक एक करके इसी हवा में अपनी भी 2-4 सांस है। तीसरा कविता संग्रह पद कुपद, चौथा कविता संग्रह जो सर्वप्रथम एक पत्रिका में इनके कई पद आए थे, उस पर चर्चा शुक्ल जी करेंगे। और नवीनतम कविता संग्रह रस की लाठी। तो मित्रों, हम आज इन 5 कविता संग्रहों से क्रमवार सुनेंगे। बस एक आप लोगों को एक कुछ रिफ्रेश करने के लिए और इस चर्चा को कुछ रोचक
और आसान बनाने के लिए, एक कवि की यात्रा को समझने के लिए एक छोटा सा यह वीडियो अभी हमने दिखलाया। अब मैं अनुरोध करता हूं कि शुक्ल साहब अपनी कविताओं का पाठ करें। जी जी शुक्ल साहब। तो अब मैं ये कह रहा था कि मैं, जैसा कि अर्पण कुमार जी ने निर्देश दिया था या संकेत किया था कि अपने हर संग्रह से कुछ एक कविताओं का पाठ मैं आप सबके सम्मुख करूं। तो ये पहला संग्रह चैत के बादल, चैत के बादल से मैं कुछ कविताएं सुना। मैं ये कह रहा था कि आजकल हर चीज पर दिवस, पूरा 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 का पूरा वर्ष का प्रत्येक दिन किसी न किसी दिवस से जोड़ दिया गया है। और तो मैं सीधे माँ पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। मैक्सिम गोर्की जैसे बड़े लेखक ने तो माँ पर उपन्यास ही लिखा है, जगत विख्यात उपन्यास है। माँ पर हिंदी में बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई। लेकिन चूंकि ये मेरा पहला संग्रह है, मैंने कहा कि मैंने कविता का प्रशिक्षण नहीं लिया है कहीं से, जैसा मैं लिख पाता रहा हूं, तो माँ कविता मैं आप लोगों को सुना। पिता के आगे माँ का कोई रवा न थी। पिता के आगे माँ का कोई रवा न था, उनके सामने वह दांत नहीं उभारती, उसका हाड़ कांपता। पिता के आगे माँ का कोई रवा न था, उनके सामने वह दांत नहीं उभारती, उसका हाड़ कांपता। धोती के दो किनारे थे जिनके बीच रहती थी माँ, बहती थी माँ, सहती थी माँ। धोती के दो किनारे थे जिनके बीच रहती थी माँ, बहती थी माँ, सहती थी माँ। माँ की धोती पिता से तिगुनी चलती। माँ की धोती पिता से तिगुनी चलती, जितनी बार फटती उतनी बार सिली जाती। कपड़ा लत्ता होता जाता था और लत्ता कपड़ा बनता जाता। माँ की धोती पिता से तिगुनी चलती, जितनी बार फटती उतनी बार सिली जाती। कपड़ा लत्ता होता जाता था और लत्ता कपड़ा बनता जाता। मरे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी माँ। मरे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी माँ। अपने ही हाथों सुई कोंच कोंच कर धोती को जिलाती थी माँ। मरे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी माँ। अपने ही हाथों सुई कोंच कोंच कर धोती को जिलाती थी माँ। सड़े बांस घुने करायन, सड़े बांस घुने करायन टूटी हुई खपच्चियों की तरह चूती झोपड़ी हो गई थी माँ। सड़े बांस घुने करायन टूटी हुई खपच्चियों से टूटी झोपड़ी हो गई थी माँ। बात बात में बुल्ला चुआ। चलता फिरता गोरसहा घर थी माँ। चलता फिरता गोरसहा घर थी माँ। कोई तनिक सा जोरन डाल दे तो दही की तरह जम जाती। चलता फिरता गोरसहा घर थी माँ। कोई तनिक सा जोरन डाल दे तो दही की तरह जम जाती। कोई प्यार से शब्दों से छकरा दे
तो मक्खन की तरह उपरा जाती, कोई थोड़ा कड़वा बोल दे तो छाछ की तरह खट्टी हो जाती। मां कोई सन्नाम महिला न थी, मां कोई सन्नाम महिला न थी, लोग उसका नाम तक नहीं जानते। मां कोई सन्नाम महिला न थी, लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। मतदाता सूची देखकर लोग उसका नाम जानते। मां कोई सन्नाम महिला न थी, लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। मतदाता सूची देखकर लोग उसका नाम जानते। मां अब नहीं है, मां अब नहीं है, फिर भी सांस सांस में समाई हुई है वह हवा से। मित्रों, दूसरी कविता पिता। तो अभी पितृ दिवस भी लोगों ने मनाया, कविता में भी मनाया, मातृ दिवस मनाया गया, कविता में भी मनाया गया। दूसरी कविता पिता में सुना, छोटी सी। बोझ को बांधने की कला पिता जानते, बोझ को बांधने की कला पिता जानते थे। समुद्र में सत्तू सानने की कला पिता जानते थे। बोझ को बांधने की कला पिता जानते थे। समुद्र में सत्तू सानने की कला पिता जानते थे। अकाल में बादल होने की कला पिता जानते थे। अकाल में बादल होने की कला पिता जानते थे। चलनी से पानी भरने की कला पिता जानते थे। अकाल में बादल होने की कला पिता जानते थे। चलनी से पानी भरने की कला पिता जानते थे। पिता एक अच्छे लोक गायक थे। पिता एक अच्छे लोक गायक थे। पिता माँ के नायक थे। पिता माँ के नायक थे। दूसरी कविता मित्रों, अगली कविता बल्कि जी स्वागत। एक कविता है किलने। किलने बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, गाय भैंस इत्यादि, तो उनके शरीर से चिपक जाते हैं बहुत ये छोटे छोटे, और वो इस तरह से चिपक जाते हैं कि उनका खून चूसते रहते हैं। उन्हें किलना कहा जाता है। कविता है किलने। बड़े आगम जानी होते हैं ये किलने, बड़े आगम जानी होते हैं ये किलने। भोंक बजाकर खोज लेते हैं ताजा खून वाले प्राणी। बड़े आगम जानी होते हैं ये किलने। भोंक बजाकर खोज लेते हैं ताजा खून वाले प्राणी। मुंह की तुम्बी उनकी त्वचा में लगाकर लूटते हैं आनंद जीवन में। बड़े आगम जानी होते हैं ये किलने। मरणासन्न प्राणी की मौत से हफ्तों पहले उसकी गंधाती देह और बिखौधे रक्त को छोड़कर हो जाते हैं अपने आप अलग। बड़े आगम जानी होते हैं किलने। ये कभी किन्हीं प्राणियों के कान पकड़ती। बड़े आगम जानी होते हैं ये किलने। ये कभी किन्हीं प्राणियों के कान पकड़ते हैं। किन्हीं की पूंछ, किन्हीं के थन, किन्हीं के अंडकोश। ये किलने बड़े आगम जानी होते हैं। अगली कविता
मेरा ख्याल है कि अगली कविता ऊंट। ऊंट का रंग भी कोई रंग है, ऊंट का रंग भी कोई रंग है, उदास फीका रौनहा। ऊंट का रंग भी कोई रंग है, उदास फीका रौनहा, जो आज तक उपमान नहीं बन सका। ऊंट का रूप भी कोई रूप है, मुंह जैसा मुंह नहीं। ऊंट का रूप भी कोई रूप है, मुंह जैसा मुंह नहीं। सर्ग पताली लमगोड़ा घेंचकड़ा। ऊंट का रूप भी कोई रूप है, मुंह जैसा मुंह नहीं। सर्ग पताली लमगोड़ा घेंचकड़ा। ऊंट का स्वास्थ्य भी कोई स्वास्थ्य है, कि जवानी में ही उसकी पसली पसली गिन लो। ऊंट का स्वास्थ्य भी कोई स्वास्थ्य है, कि जवानी में ही उसकी एक एक पसली गिन लो। फिर भी ऊंट का स्वभाव चौंकाता है हमें। फिर भी ऊंट का स्वभाव चौंकाता है हमें, जैसे रेत की भूली में उसका अविकल चलना, रेत का जहाज हो जाना। फिर भी ऊंट का स्वभाव चौंकाता है हमें, जैसे रेत की भूली में उसका जहाज हो जाना। 7-7 दिनों पर प्यासना, लोगों को चुभने वाले कांटे कुछ खाना। लेकिन जब जब ऊंट हलता है चुनाव की पंचकोसी नदी में, लेकिन जब जब ऊंट हलता है चुनाव की पंचकोसी नदी में, तो दूसरों की पीठ पर पार उतरने के आदि सियारों के प्राण सूख जाते हैं। लेकिन जब जब मनमौजी ऊंट हलता है चुनाव की पंचकोसी नदी में, तो दूसरों की पीठ पर पार उतरने के आदि सियारों के प्राण सूख जाते हैं, कि मनमौजी ऊंट पता नहीं किस करोड़ पे। मित्रों, बस एक कविता और इस संग्रह से सुनाता हूं। कविता है अर्थात पहाड़। पानी पाकर लोहे के औजार अगर पहट देते हो, पानी पाकर लोहे के औजार अगर पहट देते हो, छेनी से काटने पर चिनगारी निकालने लगते हो, तो पत्थरों की ओर से हम क्षमा मांगते। पानी पाकर लोहे के औजार अगर पहट देते हो, छेनी से काटने पर चिनगारी निकालने लगते हो, तो पत्थरों की ओर से हम क्षमा मांगते। किसी नदी की धारा मोड़ने को बीच में यदि शिलाखंड अड़ जाते, किसी नदी की धारा मोड़ने को बीच में यदि शिलाखंड अड़ जाते हो, हर जगह से हटाने का प्रयत्न करने पर अकड़ जाते हो, तो पत्थरों की ओर से हम क्षमा मांगते हैं। यदि किसी किले की प्राचीर से लुढ़क जाते हो, यदि किसी किले की प्राचीर से लुढ़क जाते हो और जिन्हें कभी बैठने को कुर्सी न मिली हो, उनके लिए कुर्सी बन जाते हो, तो पत्थरों की ओर से हम क्षमा मांगते हैं। किसी शिल्प में उतरने के लिए यदि हंस हंस कर कट जाते, किसी शिल्प में उतरने के लिए यदि हंस हंस कर कट जाते हो, किसी सिर पर गिरने के बजाय
पीछे हट जाते हो तो पत्थरों की ओर से हम क्षमा मांगते हैं। इनके लिए यदि कोई खड़ा न होता हो, इनके लिए यदि कोई खड़ा न होता हो तो लिखिए, इन दोषी पत्थरों के अभिभावक हम अर्थात पहाड़। मित्रों, अब अगले संग्रह से बहुत ज्यादा जी समय आपका नुकसान नहीं करूंगा। शुक्ल साहब जी जी एक विकास गिरी जी का अनुरोध है, यहीं कहीं अपना घर था, इसको भी सुनाने अच्छा के अच्छा, लिए। तो हाँ सुनाएंगे, सुना देंगे। हाँ, यहीं कहीं अपना ठीक, घर भी था जी। और हाँ मैं हाँ सुना देंगे, एक अनुरोध बिल्कुल सुना इनकी देंगे, सुना देंगे। एक अनुरोध आया था आलोक मिश्रा जी की ओर से, जवान होते जी, लड़कों, जवान होते लड़कों, इसको भी सुनाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, स्वागत, आगे बढ़े प्लीज। जी जी जी। बस एक दो कविताएं इस संग्रह से, दुस्वप्न भी आते हैं, से सुना देता हूं, उसके बाद दूसरी कविता सुना। इस कविता का शीर्षक है रहूंगा। जिस खेत में भी रहूंगा, रहूंगा तराई के धान की तरह। जिस खेत में भी रहूंगा, रहूंगा तराई के धान की तरह, असम के चाय की बागान की तरह, महोबा के घुलने वाले पान की तरह। जिस ग्रह पर भी रहूंगा, इंसान की तरह, समस्याओं के बीच समाधान की तरह। जिस गांव में भी रहूंगा, रहूंगा भाई की तरह। जिस गांव में भी रहूंगा, रहूंगा भाई की तरह, छुरियों पर से फिसलता रहूंगा चिकनाई की तरह। जिस गांव में भी रहूंगा, रहूंगा भाई की तरह, छुरियों की धार पर से फिसलता रहूंगा चिकनाई की तरह। दिखूंगा सरवत हाथापाई की तरह। दिखूंगा सरवत हाथापाई की तरह। जिस उत्सव में भी रहूंगा, रहूंगा नचनिया की तरह। जिस उत्सव में भी रहूंगा, रहूंगा नचनिया की तरह। नवजात शिशुओं के लिए कनिया की तरह, पठारों के विरुद्ध हरी धनिया की तरह। शब्दों में रहूंगा स्वर्ग्राम की तरह। शब्दों में रहूंगा स्वर्ग्राम की तरह। तुकों के लिए तुकाराम की तरह, बेतुकों के लिए गड़बड़ाम की तरह, आपके लिए उपनाम की तरह। आधुनिकों के बीच किरात की तरह। आधुनिकों के बीच किरात की तरह। जिस जाति में भी रहूंगा कुजात की तरह। जिस जाति में भी रहूंगा कुजात की तरह। आधुनिकों के बीच किरात की तरह, पौराणिकों के बीच सद्यजात की तरह। स्वास्थ्य में रहूंगा सन्निपात की तरह। जिस दौड़ में भी रहूंगा, रहूंगा घुड़सवार की तरह। जिस दौड़ में भी रहूंगा, रहूंगा घुड़सवार की तरह। वक्तव्य में रहूंगा उद्गार की तरह। लोगों के बीच समाचार की तरह, और देश में रहूंगा संसार की तरह। मित्रों, मेरा ख्याल है कि अच्छा, बस इसको एक कविता और इसमें सुना देता हूं, फिर बस दो दो कविताएं जो मित्रों ने कही है उसको सुना के समापन करता हूं। लेकिन एक कविता इसी से दो स्वप्न भी आते से ऐसे। सड़क के बीचों बीच गिरी हुई अकेली नई हवाई चप्पल,
सड़क के बीचों बीच गिरी हुई अकेली नई हवाई चप्पल होगी कोई बित्ता भर की। सड़क के बीचों बीच गिरी हुई अकेली नई हवाई चप्पल होगी कोई बित्ता भर की। कैसे गिरी यहां यह चप्पल, कैसे गिरी यहां यह चप्पल, किसी नियम से गिरी कि किसी नियम का उल्लंघन करके। कैसे गिरी यहां यह चप्पल, किसी नियम से गिरी कि किसी नियम का उल्लंघन करके गिरी, कि किसी भगदड़ के बीच गिरी। किसकी गिरी है चप्पल ही कि गिरी हुई है 8-10 वर्ष की उम्र सड़क के बीचों बीच। डिब्बे में से गिरी कि भागते हुए गिरी, कि पैरों में झुनझुनी पकड़ने से गिरी, या कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। बिल्कुल टटकी है अकेली चप्पल, बिल्कुल टटकी है अकेली चप्पल कि पंजे और एड़ी की नहीं पड़ी कोई छाप। बिल्कुल टटकी है अकेली चप्पल कि पंजे और एड़ी की नहीं पड़ी अभी कोई छाप। नंबर और निर्मात्री कंपनी का नाम नहीं घिसा है तिल भर, पर चप्पल वाले का नाम कहीं नहीं है इस पर। सोचिए जरा, एक नए मन की एकदम नई आकांक्षा का इस तरह गिरकर खो जाना केवल आर्थिक क्षति है क्या? क्या किया जाए अब इस अकेली नई चप्पल का? क्या किया जाए अब इस अकेली नई चप्पल का? वापस भेज दी जाए कंपनी को तो कंपनी ही क्या करेगी इसका? या साध कर सौंप दी जाए उसी नंबर के किसी दूसरे पांव को, या दर्ज करा दी जाए प्राथमिकी, या करा दी जाए मुनादी। अपनी जोड़ी से बिछुड़ी बाएं पैर की यह चप्पल, अपनी जोड़ी से बिछुड़ी बाएं पैर की यह चप्पल ठीक आधे मूल्य की अधिकारी रही होगी, पर अब तो 2 कौड़ी की भी नहीं रही यह गिरी हुई अकेली नई चप्पल। लेकिन दाहिने पैर की चप्पल को कर दी होगी कितनी अकेली और असहाय। कुछ चीजें जोड़ी में ही सुशोभित होती हैं, बेजोड़ चीजें अधूरी। सड़क के बीचों बीच गिरी इस अकेली चप्पल को कोई बच्चा ही क्यों नहीं उठा ले जाता खिलौना समझकर। सड़क के बीचों बीच गिरी इस अकेली नई चप्पल को कोई बच्चा ही क्यों नहीं उठा ले जाता खिलौना समझकर। या कोई सज्ञान ही इसे अब चप्पल क्यों नहीं समझता, या कोई कबाड़ी क्यों नहीं भर लेता अपने बोरे में इसे देखकर किसी लोभी का लोभ क्यों नहीं जागृत होता। यह एक रौंद काल, यह एक रौंद काल है जिसका कबंध काला और मुखड़ा लाल है। यह एक रौंद काल है जिसका कबंध काला और मुखड़ा लाल है। सामने से चली आ रही है सननाती हुई 80 किलोमीटर के वेग से पताका फहराती कोई गाड़ी। सामने से चली आ रही है 80 किलोमीटर के वेग से पताका फहराती हुई कोई गाड़ी, सायरन बजाती हुई। इस चप्पल को मैं ही उठा लूं क्या? अरे यह चप्पल अभी तो जिंदा है। मित्रों, अब पद कुपद से 2-1 पद पढ़ देता हूं। किसी ने ये कौन सा पद कहा है इन्होंने? मुझे लगता है कि अच्छा, एक मिनट।
ये पद कुपद से, पद कुपद आप सब लोग जानते हैं जी। ये कौन सा पद पढ़ने को कह रहे थे एक सज्जन, वो बस मिल जा रहा है। हाँ जी, ये हाँ, किसी ने कहा कि ये पद यही कहीं अपना घर था जी। यही कहीं अपना घर था, जिसमें कहीं न छत छप्पर थी, खाता पीता बाहर था। यही कहीं अपना घर था, जिसमें कहीं न छत छप्पर थी, खाता पीता बाहर था। देसी परदेसी जाने अनजाने भूले भटके, देसी परदेसी जाने अनजाने भूले भटके, गादुर के घर पाहुन आए, डाल पकड़ कर लटके। गेंदे के कुछ फूल खिले थे, गेंदे के कुछ फूल खिले थे, मटके में कुछ पानी। चिड़ियों की आवाजाही थी, अपनी चानी चानी। गेंदे के कुछ फूल खिले थे, मटके में कुछ पानी। चिड़ियों की आवाजाही थी, अपनी चानी चानी। पहले हवा यहीं आ पहले हवा यहीं आती थी, और तब कहीं उड़ती थी। जहां मक्खियां उड़ती, अब कल वहां तितलियां उड़ती। पहले हवा यहीं आती और कहीं तब उड़ती थी, जहां मक्खियां उड़ती, अब कल वहां तितलियां उड़ती थी। यहाँ लताएं वृक्षों में देते रहती गलबाही, यहाँ लताएं वृक्षों में डाले रहती गलबाही। चहल पहल थी जिन लोगों से, अब उनकी परछाई। मकड़ जाल पर सीत पड़ी थी, मकड़ जाल पर सीत पड़ी थी, जैसे फटे दुकूल। जितनी थी प्रतिकूल दशाएं, सब अपने अनुकूल। यही मेज पर ठुक ठुक करके बिना ताल सुर गाए, यही मेज पर ठुक ठुक करके बिना ताल सुर गाए। तारों और बादलों से घंटों घंटों बतियाए। ये नीम हमारी अपनी, ये नीम हमारी अपनी थी, जो झूम रही पिलखाने तर। ये चमन हमारा अपना था, जो बंदी है इस थाने पर। नहीं किसी का दाब दबदबा, नहीं किसी का डर था, नहीं किसी का दाब दबदबा, नहीं किसी का डर था। इसी भीट पर यहीं कहीं अष्टभुजा का घर था, इसी भीट पर यहीं कहीं अष्टभुजा का घर। क्या बात। फिर इसको रखते हैं। फिर जो है किसी ने एक कविता फर्ज अदायगी की तरह, जवान होते लड़कों, जवान होते लड़कों, अच्छा अच्छा ठीक है, जवान होते लड़कों, जवान होते बेटों। हाँ ठीक है, हाँ। लिखता हूं। हाँ, कविता है, जवान होते बेटों, जवान होते बेटों, इतना झुकना, इतना
कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे। जवान होते बेटों इतना झुकना, इतना कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे, कि चींटी भी तुम्हारे पेट के नीचे से निकल जाए, कि चींटी भी तुम्हारे पेट के नीचे से निकल जाए, लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना किसी घाटी में। लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना किसी घाटी में, कि ऊपर से बरसने के लिए हंसती रहे कृपा। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती, इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत कर। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं, कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत करना। और कोई आगे निकल जाए तो तालियां बजाते हुए चहकना कि फूल झड़ने लगे। और कोई आगे निकल जाए तो तालियां बजाते हुए चहकना कि फूल झड़ने लगे। किसी को भीख मत दे पाना तो कोई बात, किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की तुमड़ी मत तोड़। किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की तुमड़ी मत तोड़ना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई दो, किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना। किसी परेशानी से निकल कर आते हुए की तरह दिखाई देना। कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इसके लायक खुद को तैयार कर। कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इसके लायक खुद को तैयार करना जवान होते बेटों। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखें। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखना, ऑफ रखने का संयम बरतना। और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुरदुरे बने रहने की कोशिश करना। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है, न शिष्य बन जाना। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है, न शिष्य बन जाना। यद्यपि बेटों यह उपदेश देने का ही मौसम है, और तुम्हारा फर्ज है कोई भी उपदेश न माने। मेरा ख्याल है कि अब इस सत्र को बस एक कविता और पढ़ देता हूं। एक कविता, छोटी सी कविता और पढ़ देता हूं। इस कविता का शीर्षक है मार्केश। बेली गई पूड़ियों की तरह तर ऊपर सो गई हैं बच्चियां। बेली गई पूड़ियों की तरह तर ऊपर सो गई हैं बच्चियां। बबूल से निकले लाशे की तरह घुलक कर सूख गए हैं गालों पर आंसू। बबूल से निकले लाशे की तरह घुलक कर सूख गए हैं गालों पर आंसू। फिर रुलाई छूटने के डर से, फिर रुलाई छूटने के डर से अपना ही एक हाथ नहीं छूता दूसरे हाथ को। फिर रुलाई छूटने के डर से अपना ही एक हाथ नहीं छूता दूसरे हाथ को। चिता के लिए लकड़ी खरीदते लोग सशंकित हैं कि किसी लकड़ी में कहीं बारूद न भरा।
चिता के लिए लकड़ी खरीदते लोग सशंकित हैं कि किसी लकड़ी में कहीं बारूद न भरा हो। कोई पंडित अपना पंचांग शोध कर बताए कब टलेगा यह दुर्विपाक। कोई पंडित अपना पंचांग शोध कर बताए कब टलेगा यह दुर्विपाक। रावण संहिता के अनुसार तो प्रबल है मार्केश। मित्रों, अब मेरा ख्याल है कि अर्पण जी अब जी। इसका समापन करने की बेला आ गई है ना। एक फरमाइश जी, एक फरमाइश धर्मेंद्र त्रिपाठी जी की ओर से है कि हाथ वाली कविता पढ़ दीजिए। हाथ। अरे वो हाथ वाली, वो हाथा मारना कह रहे हैं क्या? हाथा, हाथा जी जी, हाथा। अरे वो बहुत लंबा समय ले लेगी। अगर पाठकों, अगर श्रोताओं के पास धीरज हो, आपके मंच के पास समय हो, तो मेरा ख्याल है कि वो 25-30 मिनट से कम उस कविता के लिए नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि यह एक मैं जो हमारे श्रोता मित्र हैं उनकी भावना का मैं समादर पूरे मन से करता हूं, लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, पर जैसी स्थिति बने। देख लें, पढ़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही लग रहा है। और एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है उसको भी रखिएगा। 11वीं क्लास की जो छात्रा वाली कविता है, जो साइकिल पर वह छात्रा जाती है। अच्छा तो उसको भी पढ़िएगा। जी जी। और हाथा का भी कुछ पढ़ लीजिए, अच्छा ही रहेगा जी। अच्छा ठीक है, देखता हूं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये 11वीं की छात्रा कविता सुना दूं, और हाथा मारना कविता तक जिन मित्रों का धैर्य साथ देगा वो रहेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन मैं कम से कम, आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं, और आपके सबसे खुशी की बात तो किसी कवि के लिए यही होती है कि किसी की कोई कविता किसी को याद हो या उस कविता की स्मृति हो। तो 11वीं की छात्रा इस कविता का शीर्षक है। यह किस संकलन में है शुक्र साहब? यह कविता किस संकलन में है? यह कविता मैं भूल रहा हूं। ये कविता इसी हवा में अपनी भी 2-4 सांस है। ओके जी। इसी हवा में अपनी भी 2-4 सांस है इसमें। जी जी। कविता है, शीर्षक 11वीं की छात्रा। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपनी उंगली को कलम बना लेती और जमीन को कागज। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपनी उंगली को कलम बना लेती और जमीन को कागज। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर, इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती। महुए के फूलों को गूंथ कर मटर माला पहनती।
महुए के फूलों को गूंथ कर मटर माला पहनती, भूने चने को छील कर सोने के लॉकेट की तरह पहनने की कोशिश कर। भूने इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती, महुए के फूलों को गूंथ कर मटर माला पहनती, भूने चने को छीलकर सोने के लॉकेट की तरह पहनने के बारे में सोचती। वह पहली सांस में लहर, दूसरी में भंवर और तीसरी में आवर्त बन जाती। वह पहली सांस में लहर, दूसरी में भंवर और तीसरी में आवर्त बन जाती। लोग उसे पके चावल की तरह टोना चाहते। लोग उसे पके चावल की तरह टोना चाहते, लेकिन वह धान के आवरण की तरह अनुभूत कराते। लोग उसे पके चावल की तरह टोना चाहते, लेकिन वह धान के आवरण की तरह अनुभूत कराना चाहती। जो उसे कमल का फूल समझकर पकड़ना चाहता, मंगुर मछली की तरह डंक मारकर उसके हाथों से छूट जाने की कोशिश करती। कैमरों के सामने अक्सर अपना पंजा फैला देती। कैमरों के सामने अक्सर अपना पंजा फैला देती, बोलते बोलते चुप हो जाती और चुप रहते रहते बोलने लगती। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थी अपने आप। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थी अपने आप, उसे कांति देने के लिए। मुस्कान ने उसे अपने होंठ दिए थे। मुस्कान ने खुद उसे अपने होंठ दिए थे। भिंडियों ने अंगुलिपना, तीसी के फूलों ने नीली नीली बत्तियां। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। या हो गई हो 25 दिसंबर, या हो गई हो 25 दिसंबर, अथवा एकाएक बढ़ गया हो बल्ब का वोल्टेज, या नक्षत्र शालाओं को उठानी पड़ने लगी दूरबीनें। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। साइकिल की गद्दी पर हाथ फेरती तो साइकिल सूर्यास्त, बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। साइकिल की गद्दी पर हाथ फेरती तो साइकिल सूर्यास्त, बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक पहुंचे समय की प्रतीक्षा कर रही है वह। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक पहुंचे समय की प्रतीक्षा कर रही है वह। हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं। हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, वरना इतनी गति है उसमें कि चलेगी तो पता नहीं पहुंच जाएगी कहां। हालांकि उसे बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, वरना इतनी गति है उसमें कि चलेगी तो पता नहीं पहुंच जाएगी कहां। फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने के पहले, फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी,
महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने के पहले वह साइकिल से स्कूल पहुंचना चाहती। आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ, आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ पर गिरना, भारी वाहन के चालकों ट्रक दौड़ाते हुए करुणा से भरे रहना। आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ पर गिरना, भारी वाहन के चालकों ट्रक दौड़ाते हुए करुणा से भरे रहना, उड़ने वाली चिड़ियों उसे छाया करते हुए उड़ना, उड़ने वाली चिड़ियों उसे छाया करते हुए उड़ना, शुभ कामना पत्रकारों की रिजल्ट आने पर मुख पृष्ठ पर तुम उसका फोटो छाप सको। उड़ने वाली चिड़ियों उसे छाया करते हुए उड़ना, शुभ कामना पत्रकारों के रिजल्ट आने पर मुख पृष्ठ पर तुम उसका फोटो छाप सको। हे साइकिल की चेन, उतरना तो बीच में मत उतर। हे साइकिल की चेन, उतरना तो बीच में मत उतर। मित्रों, यह अद्भुत कविता है और इस कविता पर पता नहीं कितना कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मैं कवि की लय को बाधित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लाजवाब एक छात्रा को लेकर, एक किशोरी को लेकर क्या क्या चीजें कह दी गई है। उसे गत्यात्मकता पसंद नहीं है, वह अपनी ओर से धीमे है, फिर भी वह समय की चाल को पछाड़ देती है। जब वह अपनी गति में आ जाए, अपनी चाल में चले, तब क्या हो मालूम नहीं। तो यह तो शुक्ल साहब अद्भुत कविता है। फिलहाल इतना ही जी, वो अब आगे बढ़े जी। वो जैसे गांधी जी अंतिम जन की बात किया करते थे, उन्हें याद करते हुए अंतिम जो भी श्रोता मित्र मतलब मंच से जुड़े होंगे, उनके लिए हाथा मारना कविता, चूंकि किसी पाठक का, प्रेमी का यह एक प्रस्ताव है, लेकिन इसके धर्म संकट को मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर भी इसे मैं चाहे केवल अब अर्पण कुमार ही सुनने के लिए बाध्य हो, तो भी मैं अभी इस कविता को पढ़ता हूं। कविता मित्रगण जुड़े हुए हैं, मित्रगण सभी जुड़े हुए हैं जी, स्वागत जी। मित्रों, कविता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस कविता का शीर्षक है हाथा मारना। चूंकि वो खैर, अब कविता ही सीधे पढ़ता। उसने पूछा कि अब तक मैं कहां था। उसने पूछा कि अब तक मैं कहां था। मैंने बताया कि खेत में। उसने पूछा कि अब तक मैं कहां था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने परिहास किया कि कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, तमाम लौह विचारक और योजनाकार, उर्वरक और कीटनाशक, हरियाली के जिंक और डंकल के बीज, सभी तो किसानों के लिए हलकान है, लेकिन तुम कभी आदमी खेत में क्या कर रहे? उसने पूछा कि अब तक मैं कहां था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने परिहास किया कि कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, तमाम लौह विचारक और योजनाकार, उर्वरक और कीटनाशक, हरियाली के जिंक और डंकल के बीज, सभी तो किसानों के लिए हलकान है, लेकिन तुम कभी आदमी खेत में क्या कर रहे थे? मैंने कहा हाथा मार। मैंने कहा कि हाथा मार रहा था। वह चकरा गया और बोला, हाथ तो जानता हूं, हाथी समझता हूं, लेकिन ये हाथा मारना क्या है? मैंने कहा कि हाथा मार रहा था। वह चकरा गया और बोला,
कि हाथ तो जानता हूं, हाथी भी समझता हूं, लेकिन यह हाथा मारना क्या होता है? क्या यह आंख मारने, झक मारने या रेड़ मारने जैसा कोई मुहावरा है? मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं, यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं जो लौट कर कभी कवि के पास नहीं आती। यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं या लिखना चाहता हूं जो लौट कर कभी कवि के पास नहीं आती। तीसरे, कागज पर मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता, इसलिए खेत में लिख रहा था, अर्थात हाथा मार। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं, यानी कि मैं लगातार ऐसी कविताएं लिखना चाहता हूं जो लौट कर कभी कवि के पास नहीं आती। तीसरे, कागज पर मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाता, इसलिए खेत में लिख रहा था, अर्थात हाथा मार। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय ही कोई स्थानीय शब्द होगा। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय ही कोई स्थानीय शब्द होगा, और तुम कविता में इतने भदेश शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि कोई बैचलर लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। मैंने कहा, अव्वल तो मैं लिखने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं करता। मैंने कहा, अव्वल तो लिखने के लिए मैं शब्दों पर निर्भर नहीं करता। इसे यूं समझो कि भाषा से क्रियाएं संपादित नहीं करता, बल्कि क्रियाओं से भाषा संपादित करता हूं। कुछ कर रहा होता हूं तो समझो लिख रहा होता हूं। इस गप्पबाजी के बाद अब सीधे सीधे हाथा शब्द पर आता हूं। इस गप्पबाजी के बाद अब सीधे सीधे हाथा शब्द पर आता हूं, क्योंकि यह तुम्हें इतना आपत्तिजनक लग रहा है जैसे यह कोई आपत्तिजनक मुद्रा हो। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा लोहार के पास, जिसने इसमें ठोकने के लिए लोहे का बंद बनाया। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो, लेकिन लोहार की अक्ल तब भी काम करती है जब लोहा घटा हुआ। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा लोहार के पास, जिसने इसमें ठोकने के लिए लोहे का बंद बनाया। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो, और लोहार की तब भी काम करती है जब लोहा घटा हो। समझ गया वह बोला, समझ गया वह बोला। इसके माने हाथा कोई बेलचे जैसी चीज है। समझ गया वो बोला, इसके माने हाथा कोई बेलचे जैसी चीज है। मैंने कहा, तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो, जबकि मैं उन्हें कहानी की तरह कहने में यकीन करता हूं। मैंने कहा कि तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो, जबकि मैं उन्हें कहानी की तरह कहने में यकीन करता हूं। हाँ, हाथा काठ का बेलचा ही। हाँ, हाथा काठ का बेलचा ही है। बेलचे से ठोस चीजें उठाई और फेंकी जाती हैं, जबकि हाथा से पानी। जहां जमीन अचड़ होती है
जहां जमीन अचड़ होती है वहां के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। जहां जमीन अचड़ होती है वहां के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। उनके लिए पाताल तोड़ कुएं जैसे गूलर के फूल, उनके लिए पाताल तोड़ कुएं जैसे गूलर के फूल, नहरें जैसे आकाश गंगाएं, नदियां जैसे प्लास्टिक की साड़ियां। हाथा का विकल्प केवल बादल हो सकते हैं, हाथा का विकल्प केवल बादल हो सकते हैं, लेकिन बादल ही भरोसेमंद होते तो हाथा की नौबत ही तो आती। उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि अनुसंधान केंद्र भी तो हाथा के विकल्प हो सकते हैं। उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि अनुसंधान केंद्र भी तो हाथा के विकल्प हो सकते हैं, और कविता के नए विषय भी। लेकिन तुम क्यों उसी गांव, खेत और अटेलू मटेलू में पड़े रहते हो कंठमाला की तरह। मैंने कहा, मैं जो खाऊंगा वही बताऊंगा। मैंने कहा, मैं जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह। मैंने कहा, मैं जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह, जिससे मिला उसी का नाम। पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता, पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता, सहयोग को सहायता नहीं कह सकता, समझौते को सह अस्तित्व पुकारना मेरे बस की बात नहीं, गद्य को कविता नहीं कह सकता तो नहीं कह सकता। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता, हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता। इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीजों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूं जिसमें कवित्व नाम की चीज ना। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता, इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीजों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूं जिसमें कवित्व नाम की चीज न हो, और हो सके तो पढ़ सुनकर लोग मुझे गालियां और अभिशाप दें, और छपाई कला केंद्रों से बहिष्कृत कर दिया जाऊं, फुटपाथ पर दुकान लगाऊं पांडुलिपियों का, जहां पुलिस अपने डंडों से कागजों को फाड़ डाले। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता, इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीजों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूं जिसमें कवित्व नाम की चीज न हो, और हो सके तो पढ़ सुनकर लोग मुझे गालियां और अभिशाप दें, और छपाई कला केंद्रों से बहिष्कृत कर दिया जाऊं, फुटपाथ पर दुकान लगाऊं पांडुलिपियों का, जहां पुलिस अपने डंडे से फाड़ डाले कागजों। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने, हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह, कि सारे कुकर्म रोशनी में हो रहे हैं, कि वक्तव्य से बड़ी भूमिकाएं हैं। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह, कि सारे कुकर्म रोशनी में हो रहे हैं, कि वक्तव्य से बड़ी भूमिकाएं हैं, कि रो रहे हैं नाखून और बाल, कि गलत उद्धरण दिए जा रहे हैं, कि किस सफ़े पर लिखा जाएगा इत्यलम। कुछ लोगों के लिए सोचने का काम भी फायदे का है, कुछ लोगों के लिए सोचने का काम भी फायदे का है। कुछ लोगों को कहीं गिरी हुई मिल गई है घोड़ा खरीदने की ये कोई रसीद। कुछ लोगों के लिए सोचने का काम भी फायदे का है। कुछ लोगों को कहीं गिरी पड़ी मिल गई है घोड़ा खरीदने की कोई रसीद, और वे अश्वारोही मान लिए गए हैं। कुछ लोगों को मिल चुकी है त्रिभाषा फार्मूले की सजा। मुझे माफ करना अचड़ जमीन पे सूख रहे पौधों,
मुझे माफ करना, अचड़ जमीन के सूख रहे पौधों, मैं जैसे हमला करने के लिए हाथा मार रहा हूं। मुझे माफ करना, अचड़ जमीन के सूख रहे पौधों, मैं जैसे हमला करने के लिए हाथा मार रहा हूं। आभासी परछाइयों से पटे जिबह किए गए मौसम, आभासी परछाइयों से पटे जिबह किए गए मौसम और चुतड़ घिस के इस महापर्व पर मेरे हाथा मारते हुए हाथों को पकड़ लो, इससे पहले कि ठीक हो जाए ट्रांसफार्मर और फोन नेटवर्क बिजी रखना बंद कर दे। हम कोई झरना पकड़कर लटक जाए पहाड़ों से कि किसी कैमरे के क्लिक होने से पहले। आज भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी बिछा देता है। आज भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी बिछा देता है कि जगत के सारे दीनहीन बैठकर पंचायत कर सके। आज भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी बिछा देता है कि जगत के सारे दीनहीन बैठकर पंचायत कर सकें कि किधर मोड़ना है वक्त को, पानी का मुंह किधर हो और किधर हो बिजली का मुंह। टेलीफोन का चोगा उल्टा रखा जाए कि सीधा, कि बरोह की तरह सारे तार नोचकर हिंद महासागर में फेंक दिए जाए। किसान यूनियन की हरी हरी टोपियों का मुंह, किसान यूनियन की हरी हरी टोपियों का मुंह सुग्गों की तरह सुर्ख हो गया है। उनके पंजों में टांस लगी है और पंखों पर हेलीकॉप्टरों से किया गया है शहद का छिड़काव। सोंटों के नथुने फड़क रहे हैं। सड़ी हुई प्याज, सड़ी हुई आलू और खेतों में अपने हाथों जलाए गए गन्नों के साथ आत्महत्या की लाशों का समवेत रूप लाल किले के ऊपर मंडरा रहा है। इत्र में भीगी रुमाले हलकान है कि यह किसानों का देश है या कोई स्मशान। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी सूक्त की रचना करने वाले ऋषि शेषनाग, गैलीलियो, धन्वंतरि और उपग्रहों को भेजे गए हैं परिपथ। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी सूक्त की रचना करने वाले ऋषि शेषनाग, गैलीलियो, धन्वंतरि और उपग्रहों को भेजे गए हैं परिपथ कि वे पहुंचे व्हाइट हाउस 0.333 सेकंड के भीतर। चिंता कोई मामूली चीज नहीं, चिंता कोई मामूली चीज नहीं, लेकिन किसी खास आदमी को वह आंखों से भी दिख जाए तो वह बार बार ठीक करता है अपना नेकटाई, उसे तुरंत झुकाव हो जाता है। कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में, कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के माथे पर, कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के माथे पर दिखाई देनी चाहिए चिंता की लकीरें। थोड़ा पसीने का प्रबंध हो जाए तो और भी अच्छा। चेचक पर, चेहरों पर चेचक जैसे दुख और दुरात्माओं को भगाने के लिए सुलगती रहे चांदी की अंगीठी में लोहबान। अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या? अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या? हरियाली के अचार कांच के पारदर्शी जारों में सजाए गए, पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर जिन पर मृगचर्म के जूतों की परछाइयां बिलख रही। अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या? हरियाली के अचार कांच के पारदर्शी जारों में सजाए गए हैं, पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर जिन पर मृगचर्म के जूतों की परछाइयां बिलखती। इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए। इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। धार से कम
और अपने भार से ज्यादा काटने वाला वह आदिकालीन गड़ासा भी मौजूद। इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। धार से कम और अपने भार से ज्यादा काटने वाला वह आदिकालीन गड़ासा भी मौजूद है। नोक से कम अपनी झोंक से अधिक खोदने वाली ब्रह्मकालीन खंती भी है। मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी और तनी एक नली की तरह ढेकली जिसमें बरहे से बंधी सरग पताली कूड़ आपके दिमाग को चकराए बिना नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही कुदाल हंसिया जैसी हंसी और भूत के पिछले पांव की तरफ फावड़े। ऐसे ही कुदाल हंसिया जैसी हंसी और भूत के पिछले पांव जैसे फावड़े जिन पर मिट्टी का एक भी कण नहीं। यहां मैं भी दिख जाऊंगा अंगूठा लगाते हुए, यहां मैं भी दिख जाऊंगा अंगूठा लगाते हुए, जिसे प्रमाणित करेगा कोई सक्षम अधिकारी कि मैं कोई धांधली नहीं कर सकता, कि मेरी पहचान करने वाला भी कोई है इस चौथी दुनिया में। दर्शन नगर से देखने वाले आए, दर्शन नगर से देखने वाले आए, ज्ञानपुर से समझने वाले, प्रेम नगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ और मरने पर आए वैद। दर्शन नगर से देखने वाले आए, ज्ञानपुर से समझने वाले, प्रेम नगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ और मरने पर आए वैद तथा पृथ्वी पर कविता लिखने वाले कवि। किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है, किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है तो चलाना चाहिए कोई नया नमक आंदोलन। किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है तो चलाना चाहिए कोई नया नमक आंदोलन। किसी ने पूरक प्रश्न उठाया कि 4 महीने रजस्वला रहती हैं नदियां तो सिरे से दूर नहीं हो सकता प्रदूषण। प्रेमियों का कहना था कि खिन्न मना वसुधा को धीरे धीरे चूमना चाहिए। दंगा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संतुलन बनाए रखने के लिए जहां जिस मजहब के जितने अधिक लोग हों उन्हें खत्म कर देना चाहिए। कवियों की राय थी कि शब्दों में मधु, घी, शिलाजीत, शाही के कांटे या सोडियम रेडियम जैसे तत्व भर देने चाहिए, विचारों के डिस्पोजेबल सिरिंज से। कवियों की राय थी कि शब्दों में मधु, घी, शिलाजीत, शाही के कांटे या सोडियम रेडियम जैसे तत्व भर देने चाहिए, विचारों के डिस्पोजेबल सिरिंज से। राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए झोंक दी जाएगी सारी ताकत। राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए झोंक दी जाएगी सारी ताकत। न आने पाएगी बाढ़, न जाने पाएगा सूखा, न असिंचित रहेगी सूच्यग्र भूमि, कुछ नहीं तो बीच में खड़ा कर दिया जाएगा उत्तोलक का सिद्धांत। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए, हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचढ़ जमीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते, पानी में खड़े खड़े मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़ कर सफेद हो रही है। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचढ़ जमीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते, पानी में खड़े खड़े मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़ कर सफेद हो रही है। कमर दर्द कर रही है झुके झुके, चूर हो रहा है बदन बदन, यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसरी नहीं जिलाई जा सकती, यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसरी नहीं जिलाई जा सकती, मूत मूत कर नहीं उपजाया जा सकता धान,
पहले छेद पर ही रखी हो उंगली तो फू फू करके रह जाएगी बांसुरी। सूप पीट पीट कर भगाया जा रहा है दलित दर। अंडे और कुम्हड़े फोड़ फोड़ कर तड़फड़ाए जा रहे हैं प्राण। अगरबत्ती सुलगाकर भरी जा रही है कोख। लेकिन मैं और मेरे जैसे जाने कितने मंदमत, जाने किस उम्मीद में हाथा मारे जा रहे हैं अचल जमीन पर। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों के ओर। तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूं पानी, जैसे आसमान ही संसार का सबसे बड़ा रहर है। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूं पानी, जैसे आसमान ही संसार का सबसे बड़ा ऊसर और रहर है। 3 हाथ की सीढ़ी ठहरी, 7 हाथ के पांव, आसमान में हाथा मारे लड़बक पूरा गांव। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला है पंचमी का चांद। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला है पंचमी का चांद, गरम सरसों के तेल की कटोरी जैसा। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला है पंचमी का चांद, गरम सरसों के तेल की कटोरी जैसा पुरुषा बराबर दिख रहा है, जिसे एड़ी उठाकर अभी मैं उतार लूंगा आसमान से आहिस्ता आहिस्ता, मालिश करूंगा अपने थके हारे और सिहरते बदन पर अपने ही हाथों से। भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, क्या पता कि किसके चमक जाए कब सितारे, कौन छू जाए पारस से, कौन पड़ जाए रामानंद की खड़ाओं के नीचे, किसके दाहिने दिख जाए नीलकंठ, और किसकी रुकती छींक के आगे कौन बन जाए सूरज। एक कला रहित रुलाई मेरे गले में अटकी, एक कला रहित रुलाई मेरे गले में अटकी है, जिसे हंस हंस कर चाट रहे हैं कुत्ते। मैं डर रहा हूं कुत्तों के दांतों के रेबीज से, और खुश भी हूं उनकी अमृता जीभ की कल्पना से, जिसे चाट चाट कर वे अपने बड़ा से बड़ा घाव ठीक कर लेते हैं। घाव अगर गर्दन पर न हो तो मैं हाथों में हाथा पकड़े पकड़े, यानी कि काठ का कोई बहुत बड़ा चम्मच, तो मैं हाथों में हाथा पकड़े पकड़े यानी कि काठ का कोई बहुत बड़ा चम्मच, यानी कि पानी उलीचने का बेलचा, यानी कि खेतों में प्यासे पौधे का सपना पकड़े पकड़े निधियाया हूं। कभी स्त्री पुरुष योग देखता हूं, कभी स्त्री स्त्री योग, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन योग देखता हूं, कभी कदली स्तंभ और हंसिया योग। जैसा कि घोषित किया जा चुका है कि अगला युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा, तो मैं दूध की ओर खड़ा हूंगा कि खून की ओर, कि तेल की ओर, कि ओस की ओर, पौधों की ओर, कि बादलों की ओर, प्यास की ओर, कि पखारने की ओर, मंडूक की ओर, कि मूसक की ओर। हमारे असमंजस ही हमारे दुख, हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं। कविता की खेती में जितने सुख हैं, खेती की कविता में उतने ही दुख और असमंजस। हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं। कविता की खेती में जितने सुख हैं, खेती की कविता में उतने ही दुख और असमंजस। मित्रों, अब मैं समझता हूं कि अब मैं इसका आखिरी पैरा बहुत छोटा सा पढ़ देता हूं, सबसे आखिरी। अगर वर्षा ऋतु आई तो तालाबों के महाकड़ाह में उपराएंगे मैथुन रत मेढक, जिन्हें पकौड़ों की तरह देखेंगे सांप।
शरद ऋतु में तालाबों की सतह से उठेगी भाप, शरद ऋतु में तालाबों की सतह से उठेगी भाप, जो पशु पक्षियों के लिए होगी चाय का विकल्प। लेकिन गर्मियों में मेढक चले जाएंगे रसातल में, तालाबों में छूने भर को पानी वानी नहीं होगा और पशुओं के नासापुटों से चूहेगी लार। फिलहाल में कागज से बाल बाल ऊपर, फिलहाल में कागज से बाल बाल ऊपर या मीटर भर नीचे, हाथा थामे खड़ा हूं खेत में, अगर हाथा कोई कलम हो तो। परिहास करते करते उसने उपहास किया कि कविता में अब तो खेती के सारे औजार अभी तक आ चुके थे, बस यही हाथा मारना भर बाकी था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको, जनसुलभ को बहुत बहुत धन्यवाद अष्टभुजा शुक्ल जी, इन कविताओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। मित्रों, देशजता की समृद्ध विरासत और आधुनिक भावबोध से युक्त अष्टभुजा शुक्ल जी की इन विविध वर्णी कविताओं के साथ होना आज की इस शाम का हमारा हासिल है, यह मैं कह सकता हूं। इन कविताओं में सौंदर्य की अद्भुत स्थापना है, तो दूसरी तरफ व्यंग का अचूक कौशल भी। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कवि को उसकी जमीन से जोड़ता है, वही जमीन, वही बस्ती जिसे लेकर कवि निरंतर सजग है। और हम सभी जानते हैं कि बस्ती पर केंद्रित उनकी एक पुस्तक भी है, बस्ती अतीत से वर्तमान तक। और कई कविताओं में संदर्भानुकूल विभिन्न प्रसंगों का आना, विभिन्न संकल्पनाओं का आना कहीं न कहीं इन कविताओं की जड़ों को और गहरा करने जैसा है। आज के इस कार्यक्रम में जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली, जो मित्र लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं एक बार उनके नाम ले लूं। निर्मला सिंह, आलोक मिश्र, पीयूष ठक्कर, सतीश नूतन, धर्मेंद्र त्रिपाठी, चंद्रकला त्रिपाठी, और कुछ नाम हैं, हिमांशु राजराजा, विकास गिरी, आत्मा रंजन, किरण कुमार मोदक, शिखर त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्र, वंदना कुमारी, अरुण शीतांश, अंशुमती, रजनी रानी, कश्मीर उप्पल और तमाम दूसरे मित्रगण। मित्रों, अष्टभुजा शुक्ल जी को हम जितना सुने उतना कम लगता है। आज की यह संध्या उनकी कविताओं से सुवासित है और ये कविताएं हम आगे भी बार बार सुन सकते हैं। यह एक बेहतर उपक्रम हुआ और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये कविताएं पसंद आई हैं और आगे भी आप इन्हें सुन सकते हैं। अष्टभुजा शुक्ल जी, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ हमारे मित्रों के साथ आने के लिए और कविताओं को साझा करने के लिए कुछ समय निकाल पाए, आपका हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि शुभ।